हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1 है, क्लास 8 का, इसे पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करने के पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हर एक जितना भी वीडियो डाला जाए, जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसे लाइक जरूर कीजिए। लाइक एंड कमेंट दोनों पक्का से करना है। शेयर कर दीजिए तो बहुत अच्छा है, नहीं कीजिए तो वह आप पे ऊपर है, लेकिन लाइक एंड कमेंट पक्का कीजिए। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इस चैप्टर का देखिए। अब पहले हम ये लिख देते हैं क्या क्या पढ़ाने वाले इस चैप्टर में, ये पहले लिख देते हैं। पहले इसमें आएगा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फिर दूसरा आएगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इस चैप्टर का क्या क्या कंटेंट है वो पहले लिख देते हैं, फिर कौन कौन सा कंटेंट मैं आज पढ़ाऊंगा ये भी बता दूंगा आप लोगों को। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा आपका पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, फिर तीसरा है रिप्लेनिशिंग एंड एनरिचिंग ऑफ सॉइल, चौथा इरिगेशन, पांचवा है वेडिंग, बोर्ड पे जो लिखाया जा रहा है उससे सब कोई फेयर कॉपी में डेफिनेटली लिख लेगा और फेयर कॉपी में लिखने के बाद व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करोगे। पोस्टर दिख रहा है, नाम दिख रहा है, बस काफी है। नंबर दिखाने के लिए कुछ तो है ना, पोस्टर डाले, नाम ही काफी है नंबर पता करने के लिए। प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, फ्रॉम पेस्ट, अब जगह नहीं है तो इधर यस, हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई करना। 7th पॉइंट हार्वेस्टिंग है, फिर 8th पॉइंट आपका थ्रेसिंग है, फिर विनोइंग एंड स्टोरेज, अब तीसरा मेन पॉइंट रहता है, ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पॉइंट्स हुआ, ये सब को हम लोग इस चैप्टर में कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। और फिर तीसरा पॉइंट होगा आपका फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलता है।
ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसे कॉपी में लिख लिया जाए, कॉपी में लिख लीजिए। ये मैं साइड हो जाता हूँ। इस समय आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके जो लिखा हुआ है उसे लिख लीजिए और तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला टर्म आएगा इस चैप्टर को शुरू करते ही, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। मतलब हॉर्टिकल्चर उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम लोग प्लांट और वेजिटेबल को ग्रो करते हैं अपने खुद के यूटिलाइजेशन के लिए। That deal with the growing of vegetable, fruits and flower and ornamental plants, जो आप लोग खुद के यूज करने के लिए, खुद के खाने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल और बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जो सजावट के लिए प्लांटों को रोपा जाता है, इस डिपार्टमेंट को हॉर्टिकल्चर कहेंगे। अब देखिए इंडिया का 16.6% जो जीडीपी है एग्रीकल्चर से आता है और 60% आदमी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। 60% का 60% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट। इंडिया का रैंक कितना है? सेकेंड है रैंक वर्ल्ड वाइड फार्म आउटपुट में। तो सबसे पहला डेफिनेशन आपका होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आप लोग लिखोगे ब्रांच दैट डील विद द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर एंड टाइम बताते रहिएगा, वीडियो का कितना लंबा टाइम है। आज मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सेकेंड पॉइंट तक पढ़ा दूंगा, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। और फिर ये चैप्टर टोटल 3 वीडियो लगेगा कंप्लीट करने में। ये आज ये फर्स्ट पार्ट होगा, एग्रीकल्चर दैट डील विद ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट। हाँ, क्या नहीं दिख रहा? क्लियर नहीं दिख रहा? ठीक है, हॉर्टिकल्चर को याद रखिए। और फिर इंडिया रैंक ये बता दिया, इसे याद करने का जरूरत नहीं। इंडिया रैंक सेकेंड इन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड 16.6% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी comes from agriculture. 60% of population is dependent on agriculture for employment. याद रखिए, मतलब 100 में से 60 आदमी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की अर्निंग के लिए। 40% ऐसे जॉब करते हैं। अब देखिए क्रॉप्स पे आते हैं। क्रॉप्स किसे कहते हैं? क्रॉप्स उसे कहते हैं, सपोज करो एक लैंड है मेरा, लैंड पे अगर मैं एक ही टाइप का खेती करूं, एक ही टाइप का राइस को लगाया जाए पूरे खेत में, वीट को लगाया जाए पूरे खेत में,
अगर राइस को ही लगाया जाए पूरे खेत में, अगर वीट को ही लगाया जाए पूरे खेत में, हाँ, एक ही मतलब एक लैंड पे किसी एक टाइप का प्लांट को या एक टाइप का क्रॉप को लगाया जाए, उसे क्या, उस टाइप के मतलब उस मेथड को कहेंगे एग्रीकल्चर। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में आते हैं दो टाइप का अपना इंडिया में क्रॉप्स होता है, एक खरीफ एंड रबी। खरीफ क्रॉप कब होता है? जब रेनी सीजन में जिसे बोया जाएगा उसे कहेंगे खरीफ क्रॉप, और ठंडी विंटर सीजन में जिसे बोया जाता है उसे कहते हैं रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप देखिए क्या क्या, खरीफ क्रॉप क्या होता है? जैसे इंडिया में मॉनसून कब आता है? मॉनसून मीन रेनी सीजन। मॉनसून आपका जून में आता है, तो एंड कंटिन्यू टिल अक्टूबर, अक्टूबर तक मॉनसून चलता है, जून में आता है मॉनसून। मॉनसून मीन बारिश के सीजन को हम लोग मॉनसून करते हैं, ठीक है। जो भी क्रॉप अगर हम जून या जुलाई में बोएंगे और सितंबर या अक्टूबर में उसका हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्टिंग मीन्स कटनी होगा, उसे कहेंगे खरीफ क्रॉप। जनरली क्या क्या होगा? पैडी, पैडी मीन्स राइस होगा, मकई हुआ, मेज, अरहर हुआ, उड़द हुआ, मूंग हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सब एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का। रबी क्रॉप किसे कहेंगे? रबी क्रॉप उसे कहेंगे जो विंटर सीजन में बोया जाता है। विंटर में बोया जाएगा मीन्स अक्टूबर या दिसंबर में उसे बोया जाएगा, मार्च अप्रैल तक में उसका कटनी हो जाएगा। विंटर में गेहूं हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल में, फिर चना है, क्या कहते हैं, सरसों है, मकई भी होता है। तो ये डेफिनेशन लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में, खरीफ एंड रबी। जब तक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का दूसरा पॉइंट नहीं हो जाता तब तक पढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा तब। खरीफ क्रॉप क्या होगा देखिए, क्रॉप्स सोन इन जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। बस याद रखना क्या है, खरीफ क्रॉप को बारिश के सीजन में बोया जाता है, उसके बाद उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। महीना में कुछ भी डाल दीजिए, जून से लेके अगस्त तक कुछ भी डाल दीजिए, कब बोया जाएगा। कटनी 3-4 महीना के बाद कटनी का डाल दीजिए। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना है कौन सा खरीफ है कौन सा रबी है। खरीफ में याद रखिए राइस हो गया, मेज हो गया, मेन्स मीन भुट्टा, अरहर हो गया, अरहर को इंग्लिश में कहते हैं पिजन पी, उड़द हो गया, उड़द को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक ग्राम। उड़द दाल होता है, हाँ उड़द दाल भी होता है। हाँ, मूंग को कहते हैं ग्रीन ग्राम। सोयाबीन, कॉटन, अब रबी में आते हैं।
रबी क्रॉप सोन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। रबी क्रॉप मीन्स विंटर क्रॉप, याद रखिए। खरीफ क्रॉप मीन्स रेनी सीजन क्रॉप। ऐसा पढ़ाई करना है कि जब क्लास देखिए उसी समय याद हो जाए, फिर बाद में किताब नहीं खोलने का जरूरत है। याद रखिए, रबी खरीफ मतलब रेनी, रबी मतलब विंटर। विंटर में इसको बोया जाएगा। बिटवीन and harvested between March and April. एग्जाम्पल याद रखिए, वीट, पी, मस्टर्ड, 3-4 एग्जाम्पल याद रखिए, काफी है। वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। हॉर्टिकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ एंड रबी। खरीफ एंड रबी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, पक्का आएगा डेफिनेटली एग्जाम में। अब आते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। खेती, जब भी हम लोग ट्रेन से जाते हैं देखते हैं खेत है, किसान हल चला रहा है। हल क्यों चलाया जाता है, बेसिकली बताइए क्यों चलाया जाता है हल? हल के पीछे क्या साइंस है? हल चलाने के पीछे नहीं, नॉट सेटिस्फैक्टरी आंसर। हल क्यों चलाया जाता है? हाँ, हल इसलिए नहीं 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 नहीं, हल इसलिए चलाया जाता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी को नरम किया जाए। मिट्टी को नरम किया जाए, अंदर का मिट्टी जो है, रूट को काफी जगह आराम से अंदर तक जा पाए, इसलिए हल को नीचे डाल के और नीचे का मिट्टी को ऊपर लाया जाता है, और मिट्टी सब में स्पेस आ जाएगा। ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं। पहले ट्रैक्टर नहीं होता था ना, पहले तो हल ही से करते थे ना, बैल से। तो हल बेसिकली इसलिए चलाया जाता है कि मिट्टी नरम हो जाए। मिट्टी नरम हो जाएगा तो उसमें एयर का स्पेस रहेगा, एयर का स्पेस रहेगा तो रूट इजिली अंदर तक जा पाएगा, रूट इजिली वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा। कोई भी अर्थवर्म या कुछ भी अच्छे से ग्रो करेंगे। अर्थवर्म क्या करता है? अर्थवर्म प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। ठीक है, अर्थवर्म प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब होता है ऑल द एक्टिविटीज एग्रीकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड यूज ऑफ फूड, फाइबर एंड बाई प्रोडक्ट। किस तरह से हमको प्रोडक्शन करना है, और जो प्रोडक्शन किए हैं उन चीजों को प्रोसेसिंग कैसे करना है, और फिर उन चीजों को बेचना कैसे है। ये तीनों चीज को मार्केट, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर। मतलब खेत में धान को उगाना, धान को फिर प्रोसेसिंग करना, फिर धान से क्या कहते हैं उसका प्रोडक्ट बनाना, चावल निकालना, जो भी बेचना मार्केट में, फिर रुपया लेना। ये पूरा प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहेंगे। हाँ, तो एग्रीकल्चर का पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब होता है एक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है कि खेती करने के लिए ऐसे होना चाहिए। पहले सॉइल को बनाया जाएगा, पहले मिट्टी को उस लायक बनाया जाएगा जो खेती किया जा सके,
और फिर जब पानी ले आना तो हम लाए थे एक छोटा वाला बोतल, बाहर में ही छोड़ दिया। पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अभी आ रहा है आवाज, चुप रहो, लाइव है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखिए बताया ही, हल क्यों प्रिपरेशन, सॉइल में हल क्यों चलाया जाता है, सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फार्मर नीड टू लूजन द सॉइल, फार्मर को जरूरत है मिट्टी को नरम करने का, सो दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट दैट स्प्रॉट फ्रॉम द सीड कैन गो डीप इनटू द सॉइल। जो रूट अभी तुरंत सीड से निकलेंगे वो इजिली मिट्टी के अंदर जा पाए। लूज सॉइल हेल्प द रूट टू ब्रीथ, जो सॉइल जो लूज सॉइल रहेगा जिसमें एयर स्पेस ज्यादा है वह रूट को सांस लेने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म प्रेजेंट इन द सॉइल टू ग्रो। अगर मिट्टी नरम रहेगा तो अर्थवर्म और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ग्रो कर पाएंगे, और यही सब जो छोटे छोटे जानवर होते हैं यही सब मदद करते हैं पेड़ को या कुछ किसी भी चीज की खेती को ग्रो करने के लिए। These organism add more nutrients to the soil. ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म कोई कोई कीड़ा खाता है, कोई कोई मदद करता है, ऐसा अर्थवर्म है। अर्थवर्म को कहा जाता है फार्मर फ्रेंड, अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि ये मदद करता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों लूज किया जाए। फार्मर नीड टू लूज द सॉइल पानी से so that चुप रहेगा। Farmer need to lose the soil so that root can go deep into the soil. Loose soil help roots to breathe. सॉइल का तो ये ऐसे नरम कैसे किया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला काम क्या किया जाता है इसमें, इसको कहते हैं प्लॉइंग और टिलिंग। हल चलाते हैं हम लोग नरम करने के लिए। प्लॉइंग और टिलिंग करते हैं। प्लॉइंग को एक दूसरा वर्ड नेम दिया गया टिलिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, टर्निंग एंड टॉपलिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग। मतलब कि मिट्टी को नरम किया जाए, नीचे वाले मिट्टी को ऊपर लाया जाए, ऊपर वाले मिट्टी को नीचे डाला जाए, इसको कहेंगे प्लॉइंग। और प्लॉइंग के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। पहले तो हल का यूज करते हैं, प्लॉ जिसको कहते हैं, जो लकड़ी का बना रहता है, उसके एक तरफ मुंह पे आयरन का कुछ प्लेट लगा रहता है जो मिट्टी में हम लोग लगाते हैं, और फिर जो उसका बैल के कंधा पे उसे रख देते हैं। और नहीं तो फिर एक हॉ भी आता है, आजकल लोहा का निकला है,
हॉक, उसके तरफ एक तरफ आयरन का प्लेट रहता है, हाँ वो आयरन का प्लेट रहता है, उसे मिट्टी में डाल दिया जाता है। और आजकल ट्रैक्टर से भी होता है जिसे कल्टीवेटर कहते हैं। उतना जानने का जरूरत नहीं है, खाली प्लॉइंग जान लो। द प्रोसेस ऑफ loosening, turning and toppling. Is called इसके लिए क्या 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 यूज होगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लो, हाँ, और ट्रैक्टर में जो यूज करते हैं उसको करते हैं कल्टीवेटर। ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है। हाँ, अब ये तो हल चला दिया, हल चलाने के बाद फिर हम लोग लेवलिंग करते हैं। हल चला दिया, हल चलाने के बाद देखोगे कोई कोई मिट्टी का टुकड़ा मोटा मोटा रह गया, मोटा मोटा रह गया, बीच में रह गया, तब फिर उस पे एक लकड़ी का बड़ा ऐसा टुकड़ा लेते हैं, उस चौकी टाइप का मोटा ऐसा टुकड़ा रहेगा, उस पे किसान चढ़ जाते हैं, उसको फिर चलाया जाता है, तब वो मिट्टी समान हो जाता है, एक लेवल का हो जाता है। और जो मोटा मोटा टुकड़ा जो रह गया मिट्टी का, उसको कहते हैं बिग लंप ऑफ सॉइल्स आर कॉल्ड क्रम। वह अगर बराबर मिट्टी नहीं रहेगा, एक लेवल का मिट्टी नहीं रहेगा तो बराबर मिट्टी वह नहीं होगा, एक समान गाछ नहीं होगा, ऊपर नीचे पेड़ हो जाएगा। प्लॉइंग और टिलिंग के बाद आएगा आपका लेवलिंग ऑफ सॉइल। लेवलिंग ऑफ सॉइल, इसमें कुछ जानने का जरूरत नहीं है, खाली एक बार जान लीजिए, बिग लंप ऑफ सॉइल आर कॉल्ड क्रम। बिग लंप ऑफ सॉइल आर कॉल्ड क्रम। ठीक है, अब इसे लिख लिया जाए, फिर सेकंड पॉइंट में आते हैं, यही अपना लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट पॉइंट होगा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड ही लास्ट पॉइंट है अपना। मिटा रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। तुमको पॉज नहीं करना है, जो वीडियो देखेगा वो लोग पॉज करेगा। हाँ, मंथली फीस पेमेंट करते रहिए, जो भी है, जैसे मंथ कंप्लीट हो, विद इन द मंथ का 10 तारीख के अंदर मंथली फीस पेमेंट कर दीजिए। आइदर गूगल पे कर दीजिए, फोन पे कर दीजिए, भीम के थ्रू पेमेंट कर दीजिए, कैश आके दे दीजिए या अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिए, लेकिन कर दीजिए। पेमेंट करते रहिएगा, तभी ना टीचर लोग को भी पेमेंट जाएगा। ऐसे कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, टीचर लोग को पेमेंट करना है, जितना भी है पेमेंट तो करना है ना। सिलेक्शन है सोइंग। अब आता है प्लॉइंग के बाद सीड को कैसे डाला जाए। देखो, सीड को डालना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहला क्या होता है, इंसान
खुद से डाल रहा है सीड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी सीड ऊपर आ गया, कभी सीड नीचे रह गया, जो ऊपर में कभी कुछ ज्यादा नीचे चला गया। यही लास्ट है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड ही लास्ट है आज का टॉपिक। तो सिलेक्शन, तो सीड कभी ऊपर रह गया, कभी ज्यादा नीचे चला गया, एक लेवल पे नहीं जा पाता। एक लेवल पे जब जाएगा, एक प्रॉपर साइंटिफिक वे है, एक स्पेस होना चाहिए, एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, एक प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए। डेप्थ पे रहेगा तब उसे एयर मिलते रहेगा, वाटर मिलेगा। एक ज्यादा आसपास रहेगा तब उसे स्पेस का क्रंच हो जाएगा। क्या क्या कंडीशन है सिलेक्शन ऑफ सीड के लिए? सीड सोइंग के पहले हम लोग सीड का सिलेक्शन करेंगे। क्या होगा क्राइटेरिया फॉर सीड सिलेक्शन? क्राइटेरिया विल बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज। सीड शुड बी हेल्दी। सीड शुड बी हेल्दी मीन्स उसमें कुछ इंसेक्ट का प्रॉब्लम नहीं हो। अगर पेड़ हो तो उसमें इंसेक्ट नहीं लगे, या कोई चूहा या रोडेंट्स कुछ खाए नहीं, उसमें कुछ बीमारी नहीं हो। और फिर सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? ट्रीटेड विथ सुटेबल फंगीसाइड टू अवॉइड डिजीज। मतलब एक कोई कुछ भी फंगीसाइड डाल दे तो उसे कुछ भी डिजीज नहीं हो। क्राइटेरिया फॉर सुटेबल सीड, इसको एक लिख लीजिए, क्राइटेरिया हर एक दिन टोटल 6 वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो 6 वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट पक्का कीजिए हर एक 6 वीडियो में। अरे लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आदमी लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। हर एक वीडियो को लाइक करोगे, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। नहीं, जिस भी सीड को इंसेक्ट से प्रॉब्लम नहीं हो, किसी पेस्ट से प्रॉब्लम नहीं हो, या कोई डिजीज नहीं हो, वह सूटेबल सीड होगा। अब आता है सोइंग ऑफ सीड। सीड मस्ट बी सोन एट ए करेक्ट डेप्थ। एक सही गहराई में सीड को डालना चाहिए विथ फॉलोइंग प्रॉपर स्पेसिंग, और सही दूरी पे। 2 टाइप का होता है, एक तो इंसान खुद से, फार्मर खुद से डाले या मशीन से डाले। मशीन को कहते हैं सीड ड्रिल, मशीन को सीड ड्रिल कहते हैं। एक सीड ड्रिल आता है, वह ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है, सीड डाल दो और ट्रैक्टर सीड को डाल दिया जाता है। वह सही होता है, उससे क्रॉप का प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। क्रॉप का प्रोडक्शन इसलिए बढ़ता है क्योंकि मशीन के द्वारा किया गया है, सही डेप्थ पे डाला गया, सही स्पेस में डाला गया, क्रॉप का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बस इसमें और तो कुछ लग रहा नहीं है बताने के लायक। हाँ, एक और होता है, कोई सीड, कोई प्लांट में ऐसा होता है कि डायरेक्ट सीड नहीं डाला जाता है। किसी प्लांट में, जैसे राइस में, पहले सीड को नर्सरीज में छोटा छोटा प्लांट उगाया जाएगा, फिर वो छोटा छोटा प्लांट को खेत में जाके डाला जाता है। तो इसको कहते हैं
ट्रांसप्लांटेशन. प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग बेबी प्लांट टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. मतलब पहले छोटा छोटा प्लांट कहीं पे उगा लिए, उस छोटा छोटा प्लांट को एक प्रॉपर कंडीशन में उगाया जाता है, फिर उस छोटे छोटे प्लांट को खेत में ले जाके रोप दिया जाता है. जैसे प्याज भी बोला जा रहा है, प्याज भी सन्नी जी बोल रहे प्याज भी होता है. राइस, टोमेटो एंड चिली होता है ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा. पहला देखिए, डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉपिक का नाम याद रखिए. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड में आएगा मैनुअल सोइंग. दो कितना टाइप का सोइंग होता है? मैनुअल सोइंग, इंसान खुद से सीड को रोपे. एक होता है मशीन के द्वारा सोइंग बाय सीड ड्रिल. अब फिर आएगा आपका ट्रांसप्लांटेशन. The process of shifting baby plant to the main field is called transplantation. चलिए आज यहीं तक होगा, ठीक है. आज यही टॉपिक आपका लास्ट होगा, यही टॉपिक आपका लास्ट होगा. तो कमेंट पक्का कीजिए, लाइक पक्का कीजिए. और हाँ, अपने जिन लोगों ने अभी तक बुक्स नहीं लिया है, जिन लोगों ने जो भी क्लास 8 में गए हैं अभी तक बुक्स नहीं लिया है, तो बुक्स ले लीजिए, क्योंकि बुक्स बदल गया इस बार. अच्छा, बुक्स बदल गया है, काफी चेंजेस आ गए बुक में. बुक्स ले लीजिए और क्या कहते हैं, आके देखिए जो पहले का ड्यू है कुछ पेमेंट कीजिए. कोरोना टाइम में हम स्कूल को भी